खबर देहरादून से है, जहां पर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में 8 अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई है। स्वास्थ्य कर्मियों को 5 साल के बाद आपसी सहमति से स्थानांतरण की सुविधा मिलेगी। राजस्व विभाग में भूमि अर्जन की नई व्यवस्था भी लागू होगी। जनजाति कल्याण विभाग में नए पद सृजित किए जाएंगे। भूजल दोहन को नियंत्रित करने के लिए नई नियमावली और 5,000 रुपए रजिस्ट्रेशन शुल्क तय किया गया है। जीआरडी उत्तराखंड विश्वविद्यालय को अनुमति दी गई है। साथ ही साथ चिन्या लिसोड़ और गोचर हवाई पट्टी रक्षा मंत्रालय को सौंपी जाएगी। सिडकुल को पराग फर्म की भूमि सब लीज पर देने की अनुमति मिली है। वहीं ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी देते हुए सब्सिडी के लिए समिति गठित की गई है। तो आज हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लग गई है। जनजाति कल्याण विभाग में नए पद सृजित किए जाएंगे। उत्तराखंड मंत्रिमंडल में 8 बिंदुओं पर चर्चा हुई है। 5 साल सेवा के बाद आपसी सहमति से स्थानांतरण की सुविधा पर भी चर्चा की गई है। राजस्व विभाग में भूमि अर्जन की नई व्यवस्था की गई है। आज बुधवार सुबह महाराष्ट्र से दुखद खबर सामने आई, जब विमान हादसे में महाराष्ट्र डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो गया। इस घटना के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अजित पवार के विमान दुर्घटना में निधन होने पर दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री धामी ने इसे हृदय विदारक घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि अजित पवार ने समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के कल्याण के लिए सदैव करुणा, संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि इस दुखद हादसे में दिवंगत सभी पुण्य आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें और शोकोगुला परिजनों, सहयोगियों और समर्थकों को ये असह्य दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। तो आज महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की डेथ हो गई। इसको लेकर उप मुख्यमंत्री ने जो है श्रद्धांजलि अर्पित की है और उन्होंने बोला है कि इससे बहुत ज़्यादा गहरा दुख है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अजित पवार को उन्होंने बताया कि एक पुण्य आत्मा थे, वो दिवंगत पुण्य आत्माओं को ईश्वर अपने चरणों में जगह दे। दिनेशपुर से खबर है, जहां उधम सिंह नगर क्षेत्र में बिजली चोरी के खिलाफ बिजली विभाग की विजिलेंस टीम ने बड़ा अभियान चलाया। देहरादून विजिलेंस टीम, हल्द्वानी के अधिकारियों और गदरपुर और दिनेशपुर विद्युत विभाग की संयुक्त टीम ने नगर क्षेत्र में अचानक छापेमारी की, जिसमें उपभोक्ताओं में हड़कंप मच गया। कार्रवाई के दौरान दिनेशपुर के साथ साथ गूलर भोज क्षेत्र में भी कई स्थानों पर छापे मारकर अवैध बिजली कनेक्शन पकड़े गए और उन्हें तत्काल काट दिया गया। बिजली चोरी के मामले में संलिप्त पाए गए लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। वहीं मौके पर मौजूद अधिशासी अभियंता उमाकांत चतुर्वेदी ने बताया कि ये अभियान आगे भी जारी रहेगा और बिजली चोरी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो बिजली चोरी की लगातार घटनाओं को लेकर अब एक्शन लिया गया और जो भी बिजली चोरी करते पाए गए उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। कई अवैध बिजली के कनेक्शन इस दौरान काटे गए हैं। तो लगातार विजिलेंस की टीम को उसकी खबर मिल रही थी, जिसके बाद अभियान चलाया गया और जो अवैध बिजली चला रहे थे उन पर सख्त कार्रवाई की गई और जो अवैध कनेक्शन थे उन्हें काटा गया। हमारे डिवीज़न की लाशें ज़्यादा हैं, एटीएनसी और टीएनडी लाशें, तो उसको देखने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग अभियान चलाए हुए हैं कि उपभोक्ता जो है, उपभोक्ता को जागरूकता भी फैला रहे हैं कि बिजली चोरी कम करें और अपना मीटर के द्वारा ही बिजली का उपयोग करें, कि जिससे कि हमारे राष्ट्र का नहीं और जो स्टेट का नहीं, जो इसमें जो लोड पड़ता है, इफेक्ट होता है, वो कम से कम प्रभावित हो और उपभोक्ताओं से नहीं, क्योंकि जब बिजली का पैसा देंगे तो हमें बिजली क्रय करने के लिए पैसा मिलेगा और जिससे निर्बाध विद्युत आपूर्ति हम उपभोक्ताओं को दे पाएंगे। तो इसके लिए अभियान चला गया। कितने लोग की आपका बिजली चोरी पकड़ी गई है? बिजली चोरी अभी 2 अलग अलग टीमें बनाई हैं, इसमें 3 केस मतलब अभी तक पकड़ में आए हैं, बाकी अभी अभियान जारी है और इसको अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। टीम में लगभग 2 एज 2 एसडीओज और बाकी एक्शंस अभी हमारे शामिल हैं और बहुत दिनों से सुनने में ऐसा आ रहा था कि यहाँ पे कुछ चोरी की सूचनाएं मिल रही थी, तो इसलिए आज एक
गदरपुर एरिया में एक चोरी का अभियान चलाया गया। टीम में रुद्रपुर में 1 वर्ष पुराने वायरल ऑडियो प्रकरण में मुकदमा दर्ज होने के बाद पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल मीडिया के सामने आए और जल्द ही धमाकेदार खुलासा करने का ऐलान किया। ठुकराल ने आरोप लगाया कि मुकदमा दर्ज होने के बाद उनकी सुरक्षा गनर हटा दी गई, जिसे सुबह पुलिस लाइन वापस बुला लिया गया। ये मामला कांग्रेस की पूर्व पालिका अध्यक्ष मीना शर्मा द्वारा बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ रुद्रपुर कोतवाली परिसर में धरना प्रदर्शन के बाद उठा, जो 1 साल पहले वायरल कथित ऑडियो में आपत्तिजनक भाषा के प्रयोग को लेकर था। रुद्रपुर एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज कराया और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। कोतवाली में पूर्व पालिका अध्यक्ष श्रीमती मीना शर्मा जी धरने पे बैठी थी और धरने में उन्होंने डिमांड की थी कि ठुकराल पब्लिकली सार्वजनिक रूप से मुझसे माफी मांगे। मैं कल रात से ही माता जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अब मैं ऐसी स्थिति में आ गया हूं, अगर मैं माता को एडमिट कराता तो लोग कहते लोग भी ढोंग कर रहे हैं, राजनीतिक स्वांग रच रहे हैं। लेकिन आज स्थिति मीडिया के सामने बहुत ज्यादा खराब हो गई। 400 से ऊपर बीपी पहुंच गया माता जी का। आज संजय भैया माता जी को अभी अभी नारायण ट्रामा हॉस्पिटल में ले गए। मैं भी हॉस्पिटल जा रहा हूं, लेकिन बहुत दुर्भाग्य है, किसी के परिजनों के साथ ऐसा खिलवाड़ मत करो। माता तिल तिल मर रही है। मैं अपनी माँ को चाहता हूं कुछ दिन और जी ले। माँ को तिल तिल मरते हुए देख नहीं सकता। मैं आज पब्लिकली जो वो चाहती मीना शर्मा जी, और किसी भी प्रकार से अगर वो मुझसे नाराज है तो मैं मीना शर्मा जी आपकी संतुष्टि, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, मैं माफी मांग रहा हूं। रुद्रपुर के शुक्ला फार्म क्षेत्र में शुक्रवार को एक बड़ा सड़क का हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार 2 बालिकाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों बालिकाएं स्कूटी से घर लौट रही थीं, तभी पीछे से आ रहे ट्रक चालक ने लापरवाही से उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक दोनों बालिकाओं के पैरों के ऊपर से गुजर गया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। वहीं हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस को सूचना देकर घायलों को अस्पताल भिजवाया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं घटना के बाद ट्रक चालक वाहन समेत फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से फरार चालक की तलाश की जा रही है। तो वो उधर रोडवेज की साइड में यूटर्न ले रही थी 3 पानी पे। यहाँ पे ये कट होने के नाम घूम रही थी लड़कियाँ, इधर से ट्रक आ रहा था। ट्रक वाले ने देखा नहीं, उसकी चपेट में ही आ गए। फिर हम जब चिल्लाए वहाँ से कम 50 मीटर 70 मीटर, तब जाकर ट्रक रुका है। ट्रक समान नागरिकता संहिता यानी कि यूसीसी कानून के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर राज्य सरकार के निर्देशानुसार गांधी पार्क में यूसीसी दिवस मनाया गया, जहां नगर निगम और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में कार्यशाला एवं जन सुविधा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन महापौर विकास शर्मा ने फीता काटकर किया। इस दौरान यूसीसी पंजीकरण सहित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के स्टॉल लगाए गए, जिनका लाभ लेने के लिए सुबह से ही नागरिक पहुंचे। महापौर विकास शर्मा ने यूसीसी को सामाजिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। वहीं अल्पसंख्यक आयोग की उपाध्यक्ष फरजाना बेगम ने इसे महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा का मजबूत आधार कहा। उत्तराखंड पहला राज्य था जिसमें यूसीसी लागू हुआ और आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि कितनी यहाँ पे भीड़ आई हुई है। सभी लोग अपना यूसीसी बनवाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि जो हमारे 7 काउंटर बने हैं उन 7 काउंटर्स के माध्यम से सिर्फ ऑन द स्पॉट हम लोग यूसीसी बना सकें। इसके अलावा ये भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी हमारी योजनाएं के भी स्टॉल लगे हैं, उसके भी लाभार्थियों को कहीं ना कहीं यूसीसी पंजीकरण जो कराए जाएंगे उन्हीं को आगे लाभ मिलेगा। तो इसलिए पूरे सैचुरेशन मोड में इसके कैंप्स लगाए जा रहे हैं और 2010 के बाद सभी लोगों को 26 मई 2010 के बाद सभी लोगों को अनिवार्यता अपने मैरिज को यूसीसी में पोर्टल में रजिस्टर करना पड़ेगा। इससे आप लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिक वायलेंस के क्राइम्स होते हैं, कोई अन्य तरह के जो घरेलू क्राइम्स होते हैं, उनको रोकने की।
अगली खबर देहरादून से है, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के जन्मदिवस के अवसर पर जन सेवा की भावना को समर्पित करते हुए सेवा सप्ताह के अंतर्गत कैंप कार्यालय में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को सम्मानित किया। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्तियों बच्चों की प्रथम गुरु के रूप में देश की भावी पीढ़ी को तैयार करने में अहम भूमिका निभा रही हैं। इनके बिना सामाजिक विकास की कल्पना अधूरी है। साथ ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। तो कैंप कार्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां महिलाओं का सम्मान किया गया और कहा गया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के चलते ही सरकारी योजनाओं का घर घर तक लाभ पहुंच पा रहा है, सहायता पहुंच पा रही है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि महिलाओं का किस तरीके से सम्मान किया है। सबसे पहले तो आदरणीय मंत्री जी गणेश जोशी को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूं। उनका ये सेवा सप्ताह, अपने जन्मदिन के अवसर पर वो सेवा सप्ताह मनाते हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता और खुशी है कि उन्होंने हमारी जो बहनें हैं, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ हैं, उनका सम्मान करने का कार्य आज किया है। हम ये जानते हैं कि आंगनवाड़ी जो हमारी कार्यकर्तियाँ हैं, वो हमारे छोटे छोटे बच्चों को, जो भावी नागरिक हैं इस देश का, इस प्रदेश के, उनको शिक्षा देने का काम, उनको अच्छा खान पान देने का काम, ताकि वो शुरुआती से ही उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनकी शिक्षा अच्छी रहे, इसका कार्य करती हैं। तो आज यहाँ पर आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई जब मैंने देखा कि हमारी आंगनवाड़ी। खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड समान नागरिकता संहिता कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस कानून की पहली वर्षगांठ के मौके पर देहरादून में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कानून के तहत महिला सम्मान को लेकर विशेष प्रावधान किए गए। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने बताया कि इस कानून में महिलाओं के अधिकार और सम्मान को सुरक्षित करने वाले कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हमारा छोटा सा राज्य देश को दिशा दिखाने का काम कर रहा है, जिससे अन्य राज्य भी प्रेरणा ले रहे हैं। तो छोटे से प्रदेश से हम लोग आते हैं। हमने पूरे देश के लिए एक ऐसा कार्य किया जिसको देखकर लोग प्रेरणा ले रहे हैं और कार्य कर रहे हैं कि उनके भी राज्य में यूसीसी जैसा एक कानून लाया जाए। मुझे इस कानून से बहुत प्रसन्नता होती है कि हम महिलाओं को जो सम्मान देने की बात करते हैं वो इसमें हुआ है। जो हमारा वंचित है, जो गरीब है, उसके लिए ये कानून आया है। तो यूसीसी के 1 साल होने पर जो सफलता मिल रही है, जिस तरह की सफलता हम सोचते थे कि हमारी बहनों को, हमारे गरीबों को। चंपावत के पंचमेश्वर क्षेत्र में नदी पर्यटन और रोजगार की नई संभावनाएं उभरती नजर आ रही हैं। जिलाधिकारी मनीष कुमार के पंचमेश्वर दौरे के दौरान सरयू, महाकाली और महानदी के संगम स्थल पर एंगलिंग करने के बाद उन्होंने क्षेत्र को विश्व स्तरीय एंगलिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के संकेत दिए हैं। डीएम ने स्वयं एंगलिंग कर करीब 1 किलो वजनी मछली पकड़ी, जिसे सुरक्षित रूप से नदी में छोड़ दिया गया। इस अनुभव के बाद उन्होंने कहा कि पंचमेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एंगलिंग मीट आयोजित कर देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। महाशिर संरक्षण समिति और मत्स्य जीवी सहकारी समिति के सदस्यों ने डीएम का स्वागत करते हुए क्षेत्र की संभावनाओं से अवगत कराया और बताया कि ये दुर्लभ सुनहरी महाशिरी मछली पाई जाती है। अगली खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर प्रशासन 4 धाम यात्रा की तैयारियों में पूरी तरह से सक्रियता से जुटी हुई नजर आ रही है। जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने गढ़वाल मंडल आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक के निर्देशों के क्रम में घोड़ा खच्चर
एसोसिएशन डांडी, कांडी एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन और व्यापार मंडल के साथ बैठक कर यात्रा के सफल संचालन को लेकर विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि पिछले वर्षों में सामने आई समस्याओं के समाधान के लिए इस बार पहले से ही ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जा रहा है। इस बीच क्षेत्र में हुई भारी बर्फबारी के चलते बड़ी संख्या में पर्यटक भी रुद्रप्रयाग पहुंच रहे हैं। वन वे ट्रैफिक की बात चल रही है और इसीलिए हमने एक वैकल्पिक पैदल रूट भी जो है वो केदारनाथ जी यात्रा का बनाया है। अगर हम देखें तो भीमबली से केदारनाथ जी तक एक दूसरा रूट भी हम लोगों ने तैयार किया है, जहां से हम लोग यात्रियों का आवागमन कर सकते हैं। हालांकि उस रूट को सुचारू करने के लिए हमारे को करीब 1 साल, हो सकता है 1 सीजन इंतजार करना पड़े, क्योंकि उस रूट पे अभी रूट तो तैयार हो गया है, लेकिन जो बाकी सुविधाएं होती हैं जैसे बिजली, पेयजल इत्यादि, ये हम लोग अभी तक वहाँ पे नहीं पूरा कर पाए हैं। क्योंकि इस बार हम लोग कोशिश करेंगे, जब ग्रीष्मकालीन सत्र होता है तो हमारे जो बाकी अन्य विभाग हैं वो भी वहाँ पे काम कर पाएंगे, और एक बार हम जब ये कर दें तो मुझे लगता है 2027 की यात्रा में हम लोग वो ऑल्टरनेट रूट पूरी तरह से यूज कर पाएंगे। लेकिन इस बार भी अगर आवश्यकता पड़ती है, अगर ज्यादा भीड़ होती है तो मौके की। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर देश के पहाड़ी इलाकों में मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए विशेषज्ञों ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर CS तोमर ने कहा कि हर साल खराब मौसम के दौरान बड़ी संख्या में लोग पहाड़ों की ओर रुख कर लेते हैं, जिससे कई बार गंभीर समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। उन्होंने बताया कि बर्फबारी और बारिश के समय फिसलन बढ़ जाती है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा काफी बढ़ जाता है। डॉक्टर तोमर ने यह भी चेतावनी दी है कि बर्फबारी और बारिश के बाद तापमान में गिरावट की संभावना रहती है। ऐसे में ठंड से बचाव के लिए पर्याप्त इंतजाम करके ही यात्रा करनी चाहिए। ऐसे टाइम पे एकदम से रश कर लेते हैं पहाड़ों की तरफ को, और फिर बहुत सारी तरह की समस्याओं में फंस जाते हैं। तो जैसे हमने बताया कि अब एक तो अब मौसम का अपडेट रेगुलर अपडेट होना चाहिए, और दूसरा ये कि जब बर्फ़ गिर रहा है या बारिश हो रहा है तो फिसलन वाला इलाका में जो है दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, और ऐसे में लैंडस्लाइड, मडस्लाइड का भी चांसेस होते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, उस समय मूवमेंट ना करें तो बेटर, बहुत अच्छा रहे। और दूसरा ये कि क्योंकि टेम्परेचर स्नोफॉल के बाद और रेनफॉल के बाद ऐसे पहाड़ी इलाकों में टेम्परेचर हमारे चांसेस है, जैसे हमको उम्मीद है कल से टेम्परेचर डाउन होंगे, तो उससे भी ठंड। उत्तराखंड में 4 धाम और अन्य मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग तेज हो गई है। बद्रीनाथ डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत के अध्यक्ष आशुतोष डिमरी ने बद्री केदार मंदिर समिति के प्रस्ताव का समर्थन किया और कहा कि समिति के अधीन सभी मंदिरों में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित करने के लिए आगामी बोर्ड बैठक में औपचारिक प्रस्ताव लाया जाएगा। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया कि धार्मिक स्थलों का प्रबंध वहां की समितियां करती हैं और सरकार उनके निर्णयों का सम्मान करेगी। ये मांग देवभूमि की धार्मिक पवित्रता और परंपराओं को बनाए रखने के उद्देश्य से की जा रही है। बद्रीनाथ, केदारनाथ और उससे जुड़े हुए जितने भी सहवर्ती मंदिर हैं, मंदिर समिति के या हम सब सनातन धर्मावलंबियों के जो मंदिर हैं, उन मंदिरों में गैर हिंदुओं के रोक पर, एंट्री पर पूरी तरीके से रोक लगनी चाहिए, प्रवेश वर्जित होना चाहिए। इसके अलावा वहां की व्यवस्था से जुड़े हुए तमाम कार्यों में, चाहे वो टेंडर से जुड़ा हुआ काम हो, चाहे वो अन्य व्यवस्थागत मंदिर से जुड़ा हुआ कोई कार्य हो, उसमें भी पूरी तरीके से गैर हिंदुओं पर प्रतिबंध लगना चाहिए। यह हमारा आग्रह है, यह हमारी अपेक्षा है। और जो मंदिर समिति के अध्यक्ष द्विवेदी जी प्रस्ताव लाने जा रहे हैं, गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन किया जाएगा, हम हृदय की गहराइयों से, खुले मन से इसका स्वागत करते हैं, भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। जो भी हमारे पौराणिक स्थल हैं, हमारे देव स्थान हैं, इन स्थानों को देखने वाले, उनका संचालन करने वाले वहाँ के सभी हमारे जो धार्मिक संगठनों के लोग हैं, तीर्थ सभा के लोग हैं, गंगा सभा के लोग हैं, केदार सभा के लोग हैं, बद्री केदार मंदिर समिति के लोग हैं, हमारा पूज्य संत समाज है, और सब जो भी, चूँकि वही उसका संचालन करते हैं, हमने कहा है कि उनकी
जो भी उसमें राय होगी या जो उनका मत होगा उसके अनुसार ही सरकार आगे बढ़ेगी। और ये स्थान हमारे बहुत पौराणिक महत्व के स्थान हैं और इन स्थानों के पहले समय में कुछ कानून भी बने हुए हैं, हम उन कानूनों का भी अध्ययन कर रहे हैं। अगली खबर चंपावत से है, जहां पर समान नागरिकता संहिता प्रभारी क्रियान्वयन में उत्कृष्ट कार्य करते हुए जनपद चंपावत ने प्रदेश स्तर पर अपना परचम लहराया है। प्रथम समान नागरिकता संहिता दिवस के अवसर पर राज्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए चंपावत को सम्मानित किया गया। ये सम्मान देहरादून स्थित हिमालयन कल्चरल सेंटर गढ़ी कैंट में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री ने समान नागरिकता संहिता को सामाजिक समरसता और समान अधिकारों की दिशा में ऐतिहासिक पहल बताते हुए इसके सफल क्रियान्वयन में जुटे अधिकारियों और कार्मिकों की सराहना की। जिलाधिकारी मनीष कुमार के नेतृत्व में चंपावत जनपद ने ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पंजीकरण कर प्रदेश में मिसाल कायम की है। प्रशासनिक समन्वय और व्यापक जन जागरूकता अभियानों के चलते अब तक 24,700 से अधिक नागरिकों का पंजीकरण किया जा चुका है।